हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट प्रयास में, जहां पर मैं लेकर के आया हूं एसबीटीएस 13 का सॉल्यूशन। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बोलो, देखो बेटा जरा ध्यान से। अ चार्ज Q1 exert some force on a second charge Q2 if third charge Q3 is brought near the force Q1 exert on Q2। तो भैया हमें जरा बताना है डिक्रीज फोर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए Q1 exert some force on second, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 कितना होता है, मान लीजिए जिसकी डिस्टेंस यहाँ पर d है, तो फॉर्मूला के हिसाब से Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर हो गया। फिर Q3 चार्ज को क्या किया गया, उनके ब्रॉट नियर द, इफ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर द फोर्स ऑफ Q1, नियर इज नियर द फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, Q3 के पास लाया गया। यदि तीसरा चार्ज Q3 के पास लाया जाए तो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए मैं तीसरे चार्ज को लेकर भी आ जाऊंगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये वैल्यू बेटा चेंज नहीं होगी। ये वैल्यू इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि ये वैल्यू तीसरे चार्ज पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो तो वही रहेगा, इसलिए रिमेन अनचेंज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के इस पार्ट में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ चार्ज पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन अ इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड यहां पर जो दी गई है भैया वो 20,000 दी गई है वोल्ट पर मीटर। इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 9.8 टू 10 की पावर -16 kg, द चार्ज ऑन इट कितना होगा, एक्सेस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होगा। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप इस फील्ड में टांगना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो है वो mg के बेसिकली बराबर होना चाहिए, और इस हिसाब से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको चार्ज को टांगना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब mg के बराबर होता है तो ऐसा होता है। मास यहाँ पर जो है वो 9.6 इंटू 10 की पावर -16 है, g की वैल्यू 10 है, और ये हमारा हो गया 20,000। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 20,000 यहाँ पर है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 और जाएगा, 16, 17, 18, 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -98, इतना चार्ज होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो Q बराबर भैया n इंटू ई भी होता है। तो n निकालने के लिए Q अपॉन ई मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर -16 डिवाइड बाई ई 1.6 इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ पर 19 आ रहा था, 10 की पावर माइनस का 19, 48, तो n के बराबर कितनी हो गया 3। अब ये किस पार्ट में लिखा हुआ है, पहले पार्ट में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास बात होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ई है। यहाँ पर अगर आप क्यू चार्ज को टांगना चाहते हैं तो नीचे आता है उसके वेट mg की वजह से, ऊपर फोर्स F बराबर क्यू इंटू, सिंपल मिल्कियस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है। अगर ये फोर्स दोनों बराबर हैं तो ये चीज़ हो सकती है। मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है। ठीक है, जो कि एक पीवाईक्यू बेस्ड शायद ये क्वेश्चन था, पीवाईक्यू मॉडिफाइड क्वेश्चन था। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, एक आर्क की वजह से इस पॉइंट पर बताना है भैया। देखिए ध्यान से, ये एक आर्क है और इस आर्क की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये एंगल 120 डिग्री है। यहाँ पर अगर फील्ड बताना है तो बड़ा सिंपल फार्मूला होता है आर्क के लिए फील्ड का फार्मूला 2k लैम्डा बाई आर। आर जो कि यहाँ पर रेडियस होती है साइन थीटा बाई 2, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रख दें तो 2k लैम्डा बाई आर साइन 120 बाई 2 मतलब 60 डिग्री। देखिए किस पार्ट में दिया गया है ये बच्चा, पहले पार्ट में ये दिया गया है, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखे हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस y ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन अ गिवन डाइपोल आर से। भैया एक्सियल पॉइंट पर फील्ड का जो फार्मूला होता है वो 2kp बाई आर क्यूब मतलब x की पावर क्यूब होगा। ठीक है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फार्मूला होता है वो kp बाई आर क्यूब मतलब r की जगह यहाँ पर y है तो ये होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर सेम है, तो 2kp बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू kp बाई वाई क्यूब। तो यहाँ पर x अपॉन वाई की पावर 3
इज इक्वल टू 2, तो मेरे हिसाब से x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1/3/1। अब ये बात किस में लिखी है बोलो बेटा? फोर्थ ऑप्शन में लिखी है। किस में लिखी है? फोर्थ ऑप्शन में। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए एक्सीएल पर और इक्वेटोरियल पर फार्मूला है, तो एनसीईआरटी पर ये है, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन था। 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस मान लीजिए है, इसके अंदर 20 माइक्रोकूलम चार्ज है। देन फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज 5। अब देखिए इससे जो भी फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा? 20 माइक्रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब क्या किया गया कि इसी के अंदर इन्होंने 20 से पहले था ही और फिर इन्होंने 80 माइक्रोकूलम रख दिया। अब जो फ्लक्स आएगा बेटा मान लीजिए φ2 है, अब जो फ्लक्स आएगा वो 80 और 20 मतलब 100 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, 100 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं पूछूं कि φ2 की वैल्यू फाइ के फॉर्म में बताओ, तो फाइ देखिए ये करें तो ऊपर क्या आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 100, मतलब 20 × 100 5। तो φ2 जो आ रहा है आपका 5 टाइम्स ऑफ 5। लेकिन क्वेश्चन में जो है चेंज इन फ्लक्स पूछा गया है। चेंज इन फ्लक्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में है 5 पाई, इनिशियल में था 5, कितना आ गया 4 पाई। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? 4 पार्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज पूछा गया था ना कि फाइनल फ्लक्स पूछा गया था। तो चेंज पूछा गया है तो 5 पाई माइनस का 5 करके आंसर निकालेंगे। चलिए देखिए ये बिल्कुल गॉस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी के इस पेज पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टिकल ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम केयर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के यहां पर 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बतानी है हमें, और ये जो है इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की साइड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो देखिए हर एक जोड़े की निकालनी पड़ेगी, जैसे एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। इसकी अगर मैं लिखता हूं तो मैं अभी क्या करता हूं, सभी का नाम क्यू रख देता हूं ताकि बाद में वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा सके। और ये डिस्टेंस को मैं अभी के लिए फिलहाल आर मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं एक सिस्टम की देखूंगा तो मैं लिखूंगा के Q1 × Q2 मतलब Q²/R। बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2/R, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। पहले जरा पुट करते हैं तो पहले के लिए ये आ गया, दूसरा भी इसी तरीके से लिखेंगे तो KQ²/R आ जाएगा, तीसरा लिखेंगे तो KQ/R², इसी तरीके से आता जाएगा। तो मेरे हिसाब से नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो बनेगी वो KQ²/R 3 टाइम्स बन जाएगी। अब बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, कुछ खास काम नहीं करना। 3 रखा, K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। चार्ज यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करना पड़ेगा तो हो जाएगा 100 × 10⁻² डिवाइड बाई R। देखिए Q² मैंने यहाँ कर देता हूँ, Q² मतलब 10 × 10⁻6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 होगा। R जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10⁻2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। 9 त्रिक 27 हो गया 27। बाकी देखिए ध्यान से, ये ऊपर जाएगा तो 9 10 11 हो गया, ये काटा ये कम हो 11 घर से कट गया, कितना बचा 27 जूल बचा। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा बोले बेटा? थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये एनसीईआरटी के इस पेज में लिखा हुआ है पोटेंशियल का फार्मूला, फिर इसके बाद एनर्जी का निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ चार्ज ऑफ 5 कूलम एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अगर कोई चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहां पर फील्ड निकालने के लिए आपको F/Q का सहारा लेना चाहिए। तो उस जगह पर अगर मैं कहूं कि फील्ड कितनी है तो भाई साहब आंसर आ गया 1000 न्यूटन पर कूलम, ठीक। इस केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो बच्चा हमेशा फॉर्मूला याद रखो पोटेंशियल का फील्ड के फॉर्म में, वेद V = ED, वेद V = ED, शॉर्टकट है वेद V = ET का। तो फील्ड यहाँ पर देखो बेटा 1000 है और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी, 2 पॉइंट के बीच की 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻2 हो गया। कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया बेटा, कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। कौन सा पार्ट एकदम सही हो जाएगा बोलो बेटा? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए फिर से देख लीजिए, चार्ज 5 कूलम का चार्ज था, वो 5000 न्यूटन फोर्स फील कर रहा है, पर इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। इसका मतलब वहां पर फील्ड कितनी होगी? फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स 5000 फील करा, चार्ज की वैल्यू 5 कूलम है, सोल्व किया 1000 आ गया, फील्ड आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो V बराबर क्या होता है? ED होता है। तो अगर V बराबर यहाँ पर ED होता है तो ऑब्वियस सी बात है E रखा D रखा, आंसर आ गया हमारा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक डायमेंशन का बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 10 की पावर जो है 80+3 है बेटा। 10 की पावर क्या है 80+3 है और a की डायमेंशन शायद पूछी गई है। भैया एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ 80+3 लिखा हुआ है। 80+3 डायमेंशन के रूल के हिसाब से जो डायमेंशन इसकी अगर प्लस होता है तो डायमेंशन जो होती है जिनकी सेम होती है वही तो आप वहां पर लिखेंगे। अब ये तो नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है बेटा, ठीक, डायमेंशनलेस होता है। अब देखिए ध्यान से a की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन और ये वाला प्राणी जो है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0 आप लिख सकते हैं। डायमेंशनलेस मतलब कोई है नहीं तो m की पावर 0 l की पावर 0 और t की पावर 0 लिखा जा सकता है। तब a की डायमेंशन अगर हमें लिखनी है तो m0 l0 t0 की डिवाइड बाई t रख देंगे अगर हम, तो ये कितना आ जाएगा m0 l0 t की पावर -1। तो ये किस पार्ट में लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ बेटा। कहाँ लिखा हुआ है ये, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के इस पेज में देखने को मिलेंगे। अगला एक और है जो कि एनसीईआरटी का के हिसाब से ही है। देखिए ध्यान से एक और डायमेंशन क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को उन्होंने एन से दिखाया है, कांस्टेंट सी m की पावर x और k की पावर y। यहाँ पर जो m है, पहली बात मैं समझ दू, n यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बेटा। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है t की पावर -1 होती है। m यहाँ पर मास है तो मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा, कैपिटल M होती है। और k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की निकालने के लिए फोर्स अपॉन लेंथ कर दीजिए, क्योंकि F बराबर kx आपने जरूर सुना होगा। फोर्स की जो डायमेंशन होती है बेटा वो mlt-2 और डायमेंशन इसकी होती है l। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो mt-2 होती है। ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया है ताकि यहां से अगर हमें x और y निकालना हो तो उसको तभी निकाल सकते हैं जब आपको n m और k की निकाली जाए। क्वेश्चन में c आपका कांस्टेंट जो कि डायमेंशनलेस माना जाएगा, तब इसकी जो डायमेंशन है m मतलब कैपिटल M की पावर x और k की डायमेंशन हमारी है mt-2 की पावर y। अब इसकी डायमेंशन यहाँ पर क्या होती है, m0 l0 t की पावर -1। यहाँ देखिए ध्यान से m की पावर x प्लस वाई और t की पावर -2y बैठेगा। कंपेयर अगर करें तो x प्लस वाई बराबर 0 और -2y बराबर -1, तो y की वैल्यू आ रही है 1/2 और अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ धर दें तो x कितना आ जाएगा -1/2। तो x आ रहा है -1/2 और बेटा y आ रहा है +1/2। ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ देखिए ध्यान से, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A pendulum clock fitted with a small heavy bob with a connected with a metal rod is 5 second fast हो जा रही है each day at a temperature of 15 डिग्री सेल्सियस and 10 डिग्री स्लो हो जा रही है at a temperature of 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, the temperature at which the design to give the correct time period क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेल्टा टी टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी होता है। जब टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर की वजह से टाइम पीरियड में फर्क आ रहा है तो इसका फॉर्मूला बेटा बड़ा सिंपल सा ये होता है। अब एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। अब पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, इस 5 सेकेंड फास्ट, 5 सेकेंड फास्ट हो गया है। 5 सेकेंड अगर फास्ट हो गया है तो मान लीजिए ये फास्ट हो गया तो यही है हाफ अल्फा, वही रहेगा। डेल्टा थीटा मान लीजिए पहला केस फास्ट वाला हो गया, बाकी मेन टाइम पीरियड जो 2 सेकंड का होता है वो तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एंड 10 सेकंड स्लो हो रहा है तो मान लीजिए यहां पर हो गया 10 हाफ अल्फा डेल्टा थीटा 2 इंटू टी। स्लो के केस में ये रखा। डेल्टा थीटा 1 और डेल्टा थीटा 2 के बारे में एक बता देना चाहता हूं। डेल्टा थीटा 1 हमें तब यूज करना है जब घड़ी जो हो गई है आपकी क्या हो गई है, फास्ट चल रही है। अब घड़ी अगर 5 सेकंड फास्ट चल रही है, इसका मतलब 5 सेकंड फास्ट है। थोड़ा सा याद दिला देता हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। घड़ी फास्ट और स्लो का मतलब क्या होता है, देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो t इज इक्वल टू, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर l/g होता है। ये सिंबल पेंडुलम के वॉच का फॉर्मूला होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ेगा। यहाँ के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ता है। टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ऑसिलेशन में अब ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब घड़ी स्लो हो गई है। और अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो लेंथ कम होता है, टाइम पीरियड कम होता है। ऐसी कंडीशन में घड़ी जो है फास्ट हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया
वही ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए उसे कम से कम समय लग रहा है, इसका मतलब बढ़िया फास्ट हो गई है ना। तो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो घड़ी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे अब इसको याद करने का एक तरीका है कि आप नोटिस करते हैं कि ठंडी के दिनों में जब टेम्परेचर कम होता है तो ऐसा लगता है समय जल्दी जल्दी बीत रहा है ना, और गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऐसा लगता है समय बड़ा स्लो हो गया। हालांकि ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन ये एक रेफरेंस पॉइंट लिया जा सकता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि हमारा टाइम जो है वो स्लो हो गया है, फास्ट हो गया है, इसका तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और अगर स्लो हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। तो पहले केस में फास्ट हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर पहले से कम हुआ चला जा रहा है। तो डेल्टा थीटा अगर आप लिखोगे तो डेल्टा थीटा लिखने के लिए आपको एक्चुअल टेम्परेचर में से 15 डिग्री कम हो गया है तो माइनस का 15 करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा ज्यादा है। क्योंकि बोला गया ना भाई ईच डे एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पर वो फास्ट हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअल टेम्परेचर 15 से ज्यादा होगा। तो यहां पर डेल्टा थीटा 1 लिखने के लिए थीटा माइनस का 15। ठीक इसी तरीके से जब आप ये लिखोगे, अब 30 डिग्री पर ये स्लो हो रहा है, 30 डिग्री पर क्या हो रहा है, ये स्लो हुआ चला जाता है, 30 इसका मतलब ज्यादा होगा किसके, एक्चुअल टेम्परेचर से। अब ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा थीटा 2, हाफ रखा, ये वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा माइनस का 15, ये कितनी है 30 माइनस का थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो 30 माइनस का थीटा 2 थीटा माइनस का 15, ये इधर आ जाएगा 15 दूनी 30, सॉरी 30, ये इधर आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो एक्चुअल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे आई, क्या दिमाग रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले पार्ट में 15 डिग्री सेल्सियस पर घड़ी फास्ट हो रही है, इसका मतलब वो जिसमें फ्रेम किया गया होगा उससे कम टेम्परेचर है तभी घड़ी फास्ट हो रही है, और 30 डिग्री टेम्परेचर पर घड़ी स्लो हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है एक्चुअल टेम्परेचर से। तो इक्वेशन के हिसाब से क्योंकि 15 थीटा से कम होगा, तो जो थीटा होगा ऑब्वियसली बात है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 15 से ज्यादा होगी और 30 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये बात यहां पर समझ में आती है, तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपने इसको चेंज कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये फार्मूले का इस्तेमाल यहां पर किया गया है चेंज इन टेम्परेचर वाले के केस में, डेल्टा एल अपॉन एल को अल्फा डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, यही चीज यहां पर इस्तेमाल की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। अ सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विथ हीट एट अ कांस्टेंट रेट, द टेम्परेचर ऑफ द, अच्छा रेट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रेट से हीट प्रोवाइड हो रही है, मतलब dQ/dt यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज चेंजिंग विद हीट, टेम्परेचर वैसे हीट का ग्राफ पूछा गया, और DE ये जो स्लोप है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। भैया देखिए मेरी बात समझिएगा, dQ अगर आप लिख रहे हैं dQ/dt, तो dQ की जो वैल्यू होती है वो बड़ा सिंपल सा ms डेल्टा थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बेटा, ms डेल्टा थीटा अपॉन dt हो जाएगा। अगर मैं इस वे से अगर यहाँ पर चलता हूँ तो डी थीटा अपॉन डी टी की अगर बात करें, यहां पर क्या है, हीट इनपुट की बात यहां पर हो रही है, याद रखो। चलो ये एक चीज तो ये हीट रेट का हो गया। दूसरी चीज अगर देखें ध्यान से, तो डी क्यू बराबर हम लोग जो है एम एस डी थीटा लिखें, अगर डी थीटा, अरे यार मेरा क्यू और डी थीटा लगभग तो एक जैसा बनता है। देखिए ये क्यू हो गया, ठीक है, एम एस डी, कंफ्यूजन ना हो तो मैं टेम्परेचर टी के फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए डी टी अपॉन डी क्यू अगर आप करते तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एम एस। अच्छा 1 अपॉन एम एस क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। क्या होता है, हीट कैपेसिटी। इसका मतलब डी टी अपॉन डी क्यू, ये है क्या, ये तो स्लोप होता है बेटा। क्या होता है स्लोप, किसका, टेम्परेचर वर्सेस हीट का। तो टेम्परेचर वर्सेस हीट के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी होता है। अब ये ऑप्शन देखो कहां लिखा हुआ है, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। क्यों, क्योंकि पहला वाला क्या होता है, अगर बात करें सॉलिड, फिर मेल्टिंग होती है, फिर लिक्विड में जाता है, फिर मेल्टिंग, फिर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो डीई वाला पोर्शन आपका आया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंड्रिकल रॉड विद कंडक्ट लीस्ट हीट, कौन कंडक्ट करेगा। देखिए रेट जो होता है, रेट मतलब dQ/dt, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भैया एरिया क्या है और लेंथ क्या है।
रेट जो है, रेट ऑफ कंडक्शन जो होता है बेटा, या हीट का रेट जो होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एरिया क्या है, लेंथ क्या है, और एरिया को अगर रेडियस फॉर्म लिखोगे तो आर स्क्वायर बाई एल। मतलब अगर हम एक 1 पॉइंट बोले तो आर ये होता है भैया। अब इसके हिसाब से ये रेशियो जिसका जितना कम होगा, लीस्ट हीट उसी की जितनी होगी। तो आपको हर ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला पहले ऑप्शन में मैंने बोला आर स्क्वायर बाई एल की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बोला आर 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू 1, ये भी 1 हो गया। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहां पर देखेंगे, अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर 1 सेंटीमीटर है तो 1 हो गया, लेंथ यहां पर हो गई हमारी 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया तब भी 1 ही रहेगा, 1 हो गया, तो यहां पर तो 1 आ रहा है, ठीक है। और चलिए ज्यादा दिक्कत है तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 10 की पावर -4 भी लिख सकते हैं, 1 × 10 की पावर -4। दूसरे वाले पार्ट में अगर हम आर स्क्वायर बाई एल देखें तो आर की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ कितनी हो गई है 2, तो यहाँ पर तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, नीचे 2 हो गया, ठीक है, तो 1/2 हो गया, मतलब 0.5। अब चूंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर था तो मैं यहाँ तो मैंने नहीं लिखा है, अब आप चाहे तो लिख लें, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, 10 की पावर -4 हो जाएगा। मैंने ऊपर वाले में नहीं लिखा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, बाद में चेंज कर सकते हो, और मैं तो कहूंगा जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ कंपेयर करना है। तीसरी बात कर ले इसी तरीके से, आर स्क्वायर बाई एल की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर रेडियस है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ है 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 2। अब देखिए 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 10 की पावर -4, मैं आखिरी में लगा रहा हूँ, ये मत समझना सर आपको यहाँ लगाना चाहिए था, बिल्कुल सही करो, मेरे को यहीं लगाना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन के करने के लिए हमें बस कंपेयर करना है तो मैं आखिरी में लगा दूं। अगर मेरे को ये नहीं लगाना है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको लगाए बिना भी अपना काम चला सकते हैं। हमें बस ये रेशियो देखना है कि आर स्क्वायर बाई एल किसका ज्यादा है किसका कम है। अब फोर्थ वाले पार्ट में देखो जरा, फोर्थ वाले पार्ट में तो रेडियस 2 सेंटीमीटर है, लेंथ 1 है, या रेडियस को अगर तुम बढ़ा दोगे, 2 का स्क्वायर कर दोगे, 1 कर दोगे, ये 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सबसे छोटा वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये सेकंड वाला, ये रेशियो सबसे कम है। सेकंड वाले ऑप्शन में आर स्क्वायर बाई एल जो है वो लीस्ट है, और अगर ये लीस्ट है तो आर भी क्या होगा, लीस्ट हो जाएगा, और अगर आर भी लीस्ट हो जाएगा तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये चीज देखो यहाँ लिखी है, एच ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। देखिए एनसीईआरटी की इस पेज में लिखी है, तो किससे आधारित क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। A body weight W Newton at the surface of the earth, its weight at a height equal to the radius of the earth बतानी है। देखिए भैया देखो, सरफेस पे जब आप बात करते हो, अर्थ की सरफेस रेडियस मान लीजिए r है, यहाँ पर m मास की बॉडी रखी, तो यहाँ पर जो तुम्हारा वेट होगा वो mg हो जाएगा। बोले ठीक, कोई चीज कोई बुरी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसी m मास की बॉडी को h हाइट ऊपर लेकर के जाते हो तो यहाँ पर वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि g की वैल्यू भी जो है h हाइट ऊपर जाती चेंज हो जाती है। अब समस्या ये कि g की वैल्यू हो कितनी जाती है तो देख लेते हैं। ये जो g डैश होता है उसका फॉर्मूला होता है g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर होता है बेटा। तो ये mg पुराना वाला w हो गया, ठीक थी तो चलो w हो गया, समझ में आता है। ये जो mg है पुराना वाला w हो गया। अब नीचे देखो ध्यान से, कह रहा कितनी हाइट पर गए हो, रेडियस ऑफ h बराबर यहाँ पर क्या है r है, तो 1 प्लस r/2 r/r की स्क्वायर, r से r देखो कैंसिल हो गया, तो नीचे 1 + 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया w/4। कितना आंसर आ गया बोलो बेटे, w/4 इसका आंसर आ गया। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा बोलो बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ, इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एनसीईआरटी के इस पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमें बताया, इन द केस ऑफ अर्थ फील्ड इज 0 बोथ एट सेंटर एंड इन्फिनिटी। बिल्कुल सही बात है, सेंटर, अर्थ के सेंटर पर फील्ड क्या होती है बेटा, 0 होती है, बिल्कुल सही है, और इन्फिनिटी पर भी फील्ड 0 होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ था। ये तो बिल्कुल सही ट्रू बात हो गई भाई, ये तो ट्रू हो गया। पोटेंशियल इज 0 बोथ एट सेंटर एंड इन्फिनिटी। भाई देखो इन्फिनिटी पर तो ठीक है, लेकिन सेंटर पर पोटेंशियल 0 नहीं होता है। सेंटर पर पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। तो भैया ये बात एकदम गलत लिखी हुई है, ये तो फॉल्स हो गया। पोटेंशियल इज सेम बोथ एट सेंटर एंड इन्फिनिटी, भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो अभी तो हमने सिखाया, इन्फिनिटी पर तो 0 होता है, यहाँ ये भी गलत लिखा हुआ है। पोटेंशियल इज मिनिमम एट सेंटर, बिल्कुल सही बात है, सेंटर पर पोटेंशियल जो होता है मिनिमम होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो 1 और 4 वाला किसमें लिखा हुआ, ध्यान देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ 2 सैटेलाइट इज p एंड रेशियो ऑफ, देखिए
रेशियो ऑफ डायमीटर, डायमीटर का जो रेशियो है वही रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, और ये वैल्यू क्वेश्चन में पी दी गई है। रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मतलब जी की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 और 2 के केस में वो क्वेश्चन में क्यों दिया गया है, रेशियो ऑफ देयर एस्केप स्पीड बतानी है। बटा जो एस्केप स्पीड होती है वो √2gr होती है। अब रेशियो की बात करोगे v1/v2, तो अंडर रूट के अंदर यहां बात करेंगे तो g1/g2 एंड r1/r2 लोगे। अब क्वेश्चन कैसे g1/g2 q है और r1/r2 p है, मतलब अंडर रूट के अंदर p इंटू q, तो ये किस ऑप्शन में दिया गया बोलो बेटे, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया। किसमें दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है जो कि एनसीईआरटी के इस पेज पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय, थीटा की वैल्यू जो है वो 4t माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का t क्यूब दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, d थीटा बाई dt, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 4 माइनस का 6t प्लस का 3t स्क्वायर। देखिए ये हमारा ओमेगा आ गया। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, ओमेगा तो हमारे पास आ गया, किस पर पूछा गया है, 2 सेकेंड पर। तो सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हम लोग अगर ओमेगा निकालें तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 4 माइनस का 6 t बराबर 2 रखा है प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, 4 माइनस का 12, 4 ते 12, अरे ये तो 4 ही आ गया रेडियन पर सेकेंड। तो 4 रेडियन पर सेकेंड तो पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ, तो यही सही हो जाएगा। लेकिन हमारा काम तो पूरा समझाना है, तो जरा दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, थोड़ा सा फार्मूला आपको बता देना चाहता हूं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल होता है। अब t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड पर, तो इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी हमें देखना पड़ेगा। तो उस पर जो फल मान लेता हूं मैं, तो 4 माइनस का 6 4 सेकेंड, 3 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 24, ये हो गया 48, तो 28 आ रहा भैया रेडियन पर सेकेंड में। ठीक, अब एवरेज निकालना है, बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका बेटा आंसर आ जाएगा। फाइनल कितना है 28, इनिशियल कितना था 4, ये 4 माइनस का 2, ये हो गया 24 अपॉन 2, कितना हो गया 12। तो 12 देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। वो तो हमारा इसी में सही हो गया था, बट हमने आपको तरीका बता दिया, फार्मूला रिकॉल करा दिया है यहाँ पर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए थीटा का इस्तेमाल किया गया है, ये एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो है, उसे बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया गया। ठीक है, मतलब एक वायर था, इस वायर की जो लेंथ थी L है, डेंसिटी रो है। अब इस वायर को इन्होंने, देखिए ये डायग्राम है। ठीक है, एक मिनट मैं इसी के सामने बना देता हूँ। मतलब देखो हमारे पास एक वायर था, इस वायर की लेंथ L थी और इसकी डेंसिटी रो थी, और इस वायर को हमने एक देखो बेटा एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अच्छी बात है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है लूप अबाउट एन एक्सिस एक्स वाई, इस एक्स वाई के अबाउट बताना है। तो भैया पहले मेरी बात आपको ध्यान से मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ये सर्किल है, सर्किल के यहां पर इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इस सर्किल पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, दैट इज 3mr²/2। क्या होता है फार्मूला, 3mr²/2 ये फार्मूला होता है। एक बार रिकॉल दिखा देते हैं। जैसे ये रिंग मान लीजिए हमारे पास रिंग है, तो रिंग के यहां पर देखेंगे तो यहां पर बेटा फार्मूला होता है mr² होता है। रिंग के इस जगह पर देखिए ध्यान से स्क्रीन देखेंगे, रिंग के यहां पर क्या होता है mr² होता है। अगर मैं यहां बात करूं तो mr²/2 होता है। टेंजेंशियल में जाओगे तो 3mr²/2 होता है। ऐसी चीजें रटी होनी चाहिए तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 3mr²/2 होता है, मतलब यहां पर हमें मास चाहिए और साथ में रेडियस चाहिए होगा। चलो मास देखते कैसे निकाला जाए। सबसे पहले हम लोग मास यहां से कैसे, मास क्या होता है भैया, डेंसिटी इंटू लेंथ। देखो भैया ये तो मास हो गया। ठीक, अब चाहिए हमको आर। आर कैसे निकालेंगे, ये देखो इसकी रेडियस आर है ना बेटा। अब देखो ये पूरे वायर को ये बनाया गया, इसका मतलब 2πr जो है वो लेंथ एल के बराबर है। तो आर क्या हो जाएगा, L/2π। देखो मैं दोनों वैल्यू पता चल गई, आर भी पता है, एम भी पता है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है।
तो 3/2 मास कितना है हमारे पास, रो इंटू एल, और आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई कितना हो गया 3 रो एल क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर। तो ये बात किसमें लिखी है, देखिए ध्यान से, फोर्थ ऑप्शन में दी गई है। किसमें दी गई है, फोर्थ ऑप्शन में दी गई है। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, बोलो बेटा फोर्थ पार्ट सही हो जाएगा। देखिए रिंग वाले की बातें, ये पीवाईक्यू मॉडिफाइड क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इज द प्लेन ऑफ द रिंग, क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से अगर ये भाई साहब, अगर ये आपका डिस्क है, मान लीजिए ये क्या है आपका डिस्क है, ठीक है। और अगर ये डिस्क है तो डिस्क के टेंजेंशियल पर यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले डिस्क आ रही है तो यहां पर होता है फॉर्मूला 5mr²/4। क्या होता है, 5mr²/4 अगर डिस्क है तो, ठीक। अगर रिंग है, भैया बात समझना, रिंग के केस में तो अभी हमने बताया था, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन था, इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं टेंजेंशियल के अबाउट, दैट इज कॉल्ड I2 ऑफ दैट, तो 3mr²/2 होता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में रेशियो पूछा है रेडियस ऑफ जायरेशन का, तो रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब k1/k2 पूछा गया है। तो k1/k2 रेशियो ऑफ जायरेशन, पहले मैं k की बात कर लेता हूं। रेशियो ऑफ जायरेशन k का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो I/m होता है। क्या होता है, I/m होता है। तो रेशियो निकालोगे, मास दोनों का सेम है तो I1/I2 लिखना पड़ेगा हमें। तो मैं अगर I1 की वैल्यू लिख रहा हूं तो 5mr²/4 और ये हो गया 3mr²/2। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, mr² से mr कैंसिल, 2 दूनी 4, 5/6। किस पे लिखा हुआ है, रूट के अंदर, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द रॉड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स ऑफ रॉड इज एट रेस्ट। क्या ये रेस्ट पर है, भैया देखो रेस्ट पर होने का मतलब ये है कि ना तो वहां पर लीनियर मोशन हो, ना ही वहां पर रोटेशनल मोशन हो। लेकिन अगर आप यहां पर देखें ध्यान से तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है। इस कंडीशन में नेट फोर्स तो जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लीनियर मोशन तो नहीं होने वाला है। लेकिन ये कहना गलत है कि वो रेस्ट पर है, क्योंकि ऐसे कंडीशन पे ये रोटेट हो सकता है, रोटेट होने के चांसेस पूरे हैं। देखिए जैसे ये रॉड है, यहाँ भी फोर्स लगा रहा हो, यहाँ भी फोर्स लगा रहा हो, यहाँ भी लगा रहा हो, यहाँ भी लगा रहा हो, इसका मतलब ये रॉड जो है रोटेट हो सकती है। तो रॉड अगर रोटेट हो सकती है तो टॉर्क हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए टॉर्क कैसे निकालेंगे, इसके बाद टॉर्क निकालना बेहद आसान है। पहले ये देखें, इसके जैसे पॉजिटिव अगर मैं मानूं 20 × F, इसकी वजह से मैं नेगेटिव मानूं तो 40 × F। याद होगा टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो R × F होता है, R परपेंडिकुलर × F। ये लेंथ आपके 20 है, ये F लग रहा है इसलिए 20 × F। अगर इधर वाले को पॉजिटिव माने, इधर वाले को नेगेटिव मानो तो मैं -14 × F। तब ये वाला जो है 16 × F हो जाएगा, नीचे वाला जो है 18 × F हो जाएगा। मुझे तो ये जोर जोर तक कहीं भी जीरो नहीं दिख रहा। 6 7 8 टाउ बराबर 80F, 8 4 12 120F और टाउ बराबर आ गया -40F। अब माइनस साइन मतलब आ रहा है कि हमने माइनस ऊपर वाले बना था, इसका तो रॉड तो ऐसे रोटेट हो जाएगी। अगर रॉड रोटेट हो रही है तो इसका मतलब ये रेस्ट पर तो नहीं है, ये एक्सपीरियंस है टॉर्क। एक्चुअली लीनियर मोशन नहीं, लीनियर मोशन तो नहीं है क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है। एक्सपीरियंस है टॉर्क एंड आल्सो लीनियर मोशन नहीं, लीनियर मोशन नहीं है, टॉर्क कर रहा है तो ये भी गलत है। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। देखिए ये टॉर्क के बेहद सिंपल फॉर्मूले से लिया गया था। टू स्ट्रिंग ऑफ टेंशन रेशियो यहां पर दिया गया है। दो स्ट्रिंग है जिनके टेंशन के रेशियो आपको 16:4 मतलब ये हो गया 4:1 दिया गया है। एंड लीनियर मास डेंसिटी दैट इज μ1/μ2 आपको 4:1 दिया गया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव। भैया वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ट्रांसफर वेव में, वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा T/μ से निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये इसी के प्रोपोर्शनल में होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/μ होता है। तो V1/V2 रेशियो अगर आपको निकालना है तो T1/T2 इंटू μ2/μ1 लिखना पड़ेगा। अब देखिए T1/T2 क्वेश्चन में 4:1 है और μ2/1 देखिए यहाँ पर μ1/μ2 4:1 है,
तो μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू 1:4 होगी। ये मैं अगर यहाँ रख दो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1:1 मतलब 1:1। अब ये किस पार्ट में दिया गया देखो ध्यान से जरा, फोर्थ ऑप्शन में बेटा दिया गया। किसमें दिया गया है बेटा? फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। देखिए ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है v = √t/μ, एनसीईआरटी के इस सेक्शन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ ट्यूनिंग फॉर्क गिव्स 5 बीट विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। When the first tuning fork is loaded with wax, then the number of beat remain unchanged. Then what will be the frequency of the first tuning fork की क्या होगी, ये बोला गया है। देखिए दूसरी वाली जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 100 हर्ट्ज दी गई है। पहला वाला जो है इसके साथ 5 बीट की, कितने की? 5 बीट की रेजोनेंस दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया 5 बीट दे रहा है। इसका मतलब पहले वाले की फ्रीक्वेंसी या तो, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, या तो 100 + 5 है। तो अब यहां से दो बातें आई। पहली, या तो इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले की 100 + 5 मतलब 105 होगी, या तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 100 - 5 95 होगी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भैया बताओ क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहां से हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि जो अनदर ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, और पहली वाली जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो जो है, पहली वाली जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो जो है इसके साथ 5 बीट कर रहा है, 5 हर्ट्ज के बीट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली वाली ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 105 होगी या तो 95 होगी। ये क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा क्या होना चाहिए। अब कह रहा है कि फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क मतलब पहले वाले को लोड कर दिया वैक्स से। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कभी भी वैक्स को लोड करते, लोड वैक्स, तो उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो हमेशा क्या, डिक्रीज होती है बेटा, हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर लोड वैक्स कर रहे हो तो मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब मेरी बात समझना, डिक्रीज करने के बाद भी कह रहा है कि बीट चेंज नहीं हो रही है। अरे यार बीट चेंज नहीं हो रही है। अब तू खुद सोच, अगर मैंने ये केस लिया तो ये फ्रीक्वेंसी और गिरेगी और गिरेगी और गिरती चली जाएगी, तो ये कभी भी 100 हर्ट्ज के साथ 5 बीट दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं 105 की बात करूं और ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होते होते हो सकता है कि ये 95 पहुंच जाए, हो सकता है 95 पहुंच जाए। और अगर ये 95 पहुंच गई तो F2 के साथ 5 हर्ट्ज दे देगा। लेकिन अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये कभी डिक्रीज ही हो रहा है, ये तो कभी भी कम हो ही नहीं सकता। इसके केस में तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर शुरुआत में 105 रहा होगा तो डिक्रीज होकर 95 हो करके भी दूसरी वाले के साथ 5 बीट की बीट दे सकता है। इसका मतलब शुरुआत में इसके पास कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 105 होनी चाहिए बेटा। कितनी होनी चाहिए, 105। तो कौन सा पार्ट इसका सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीट देखिए आपका एनसीईआरटी के 294 पेज नंबर पर देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इन रेजोनेंस ट्यूब यूजिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 325 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो दी गई है 325 हर्ट्ज दी गई है। टू सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ आपको दिया गया है L1 की वैल्यू दी गई है। पहली रेजोनेंस आपको इसमें मिल रहा है और दूसरा रेजोनेंस जो है आपको 77.4 सेंटीमीटर में मिल रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से निकाला जाएगा। इसका मतलब अगर हमें लैम्डा पता हो तो हमारा काम बच्चा बन सकता है। λ/2 हमेशा ध्यान रखना, इनका जो λ/2 इनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये बात ध्यान रखना, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। तो लैम्डा निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस का L1 करना है। तो L2 की वैल्यू 77.4 माइनस का 25.4 सेंटीमीटर में तो 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से लैम्डा की जो वैल्यू आने वाली है वो 2 इंटू, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 52 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। अब वेलोसिटी निकालनी है तो F इंटू लैम्डा होता है। वेलोसिटी होती है 325, लैम्डा होता है 2 इंटू 52 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। इसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आंसर आएगा 338, 200 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 कितना आ गया, 338 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, 338 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से 22 अच्छे से हमने डिस्कस किया था। आपका SBTS मॉडल T13। अब इसके आगे की जर्नी आपको मेरे साथ कंप्लीट करनी है 23 से 45। और जो क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है आपको, जरा देखिए, आप पढ़िए।
कह रहा है अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है? हाईएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। इट्स फ्लाइट विल बी, तो हम सबने पढ़ रखा है, हम सबने पढ़ रखा है कि अगर किसी भी पार्टिकल को हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है। तो अगर यहाँ पर प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पर आपकी दोनों टाइप की एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी एच हाइट पर, वो आपका ई कॉस स्क्वायर थीटा होती है। क्या होती है? ई कॉस स्क्वायर थीटा। ई आपका होता है कि प्रोजेक्शन पॉइंट से आपने जिस एनर्जी से क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ से आपकी एनर्जी हो गई। तो अगर चेक करेंगे आप तो यहाँ पर ई और थीटा आपका क्वेश्चन में गिवन था 60 डिग्री, तो कॉस 60 और कॉस 60 1/2 होता है, तो आपका E/4। ओके, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। द वर्क डन बाय अ गैस टेकन थ्रू द क्लोज्ड प्रोसेस ABCA। तो ध्यान से देखो ABCA, ABCA ये, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है जहाँ से सीरीज शुरू हुई थी, फाइनल डेस्टिनेशन उसी पॉइंट पे गिरा जाके। तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस होता है तो वहाँ पर आपका हमेशा जो पीवी ग्राफ होगा वो क्लोज्ड होगा। और यहाँ पर अगर कभी भी अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो जो क्लोज्ड पाथ दिख रहा है आपको, क्लोज्ड ग्राफ दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, तो उस क्लोज्ड पाथ का ये जो क्लोज शेप दिख रहा है इसका अपने को क्या निकालना होता है? एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पे वर्क डन 1/2, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है क्योंकि हमारा प्लस और माइनस डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ट्रायंगल दिख रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम बेस चेक करें तो इसका डिफरेंस आपका कितना होगा? 4V0 होगा। अगर हम हाइट चेक करें तो इसका भी डिफरेंस 4P0 होगा। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 8P0 V0। ओके, तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी पे लिखी भी गई है कि अगर P1 V1 से P2 V2 जा रहे हो तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा वो P इंटू डेल्टा V होगा। अगला क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स और गामा की वैल्यू को देखते हुए बोला जा सकता है कि यहाँ पर जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाला है, और एडियाबैटिक प्रोसेस पर अगर ध्यान से देखोगे आप तो वॉल्यूम की बात कर रहा है और प्रेशर की बात कर रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ओके, ये तो यहाँ पे देखो गामा 4/3 दे रखा है, पॉलीएटॉमिक है, एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड किया गया है। और ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना है? 1/8 है। कह रहा है ओरिजिनल प्रेशर इस P0। ओरिजिनल का मतलब इनिशियल प्रेशर से, कि इनिशियल प्रेशर क्या है? P0 है। तो न्यू प्रेशर क्या होगा? तो अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, तो P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा। P1 आपका P0 दे रखा है। अगर इनिशियल वॉल्यूम V था तो फाइनल वॉल्यूम V/8 हो गया। पावर कितना लग गया? 4/3। ये से कैंसिल हो गया, 8 गया ऊपर। बेटा 8 को क्या लिख सकते हो आप? 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 4/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो ये आपका 16P0 आ गया। आपका फाइनल जो प्रेशर होगा वो 16P0 होगा। और ऐसा आपके ऑप्शन नंबर 2 पे दे रखा है। ओके, अगला, हाँ ये देखो ये दे रखा है उन्होंने एनसीईआरटी पे, जो पेज नंबर लिखा गया है 11.14 उनका आर्टिकल है कि गामा जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। और यहाँ पर अगर एडियाबैटिकली हम लोग चेंज करें P1 V1 से P2 V2 तो ये आपका पार्सन्स रेशियो दे रखा। क्वेश्चन नंबर 26 एक कह रहा है VT कर्व है, 2 moles of a gas is a straight line as shown in the graph here, find the pressure of gas at A। यहाँ पर A पॉइंट पे आपको प्रेशर बताना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें पॉइंट A पर प्रेशर बताना है
तो पीवी बराबर एन आर टी, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो V अपॉन टी बराबर एन आर अपॉन पी। अच्छा, ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा, इसका इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो tan थीटा, थीटा 53 दे रखा है, वो V अपॉन टी होगा। वो कितना होगा? V अपॉन टी होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखना, जो ग्राफ में दे रखा है कि यहाँ पे ये लीटर लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए? मीटर क्यूब होना चाहिए। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें 10⁻³ से भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1053 किया एन आर अपॉन पी, और इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए ये लिखा गया। अब 1053 4/3 हो गया, एन नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, वरना तो आपने 8 की आर की वैल्यू पड़ी होगी 8.31। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसको 25/3 भी लिख लेते हैं, इंटू पी इंटू 10⁻³ पी आ जाएगा इधर। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 आया, तो पी बराबर हो गया 25/2 इंटू 10⁻³ -3 जाएगा ऊपर, 2 से डिवाइड करोगे 12.5 इंटू 10⁻³। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁴। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, पास्कल भी लिख सकते हो। और देख लेते हैं ऐसा कहाँ दे रखा है। ये 10⁻⁴ लिखा है बच्चा। ओके, तो ऐसा आपका सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। ये उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, एट 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज E1। ओके, ये मेरा टेम्परेचर है, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये आइडियल गैस हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 527 डिग्री सेल्सियस, देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी। बेटा, आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, और E या K या U जो मानो वो लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू T। ओके, तो E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2। E1 क्या दे रखा है? E1 तो E1 ही दे रखा है, E2 अपने को कैलकुलेट करना है, ये मेरा रिजल्ट होगा। T1 अगर इसको कैल्विन में चेंज करोगे 273 ऐड करोगे तो ये 400 आया। इसको कैल्विन में चेंज करोगे 273 ऐड करोगे ये 800 आएगा। डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, और थोड़ा बहुत छोटी मोटी मैथ्स की कैलकुलेशन से E2 बराबर 2E1। तो बड़ा आसान सा सवाल था ये, है ना? आसान जरूर था, लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं ये सब। तो मतलब एग्जाम में भी रिपीट होते हैं यार, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। उसके बारे में ये देखो, ई प्रोपोर्शनल टू ये लिख सकते हो आप, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28 आपका 1D से लिया गया है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस D ऑन अ स्ट्रेट रोड इन अ 2 आवर। जाने का टाइम कितना हो गया? 2 घंटे। एंड रिटर्न, जब वापस आएगा, मान लो यहाँ से यहाँ गई कार, तो जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया था D, आने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा D, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2D। और ये नेक्स्ट 3 आवर। तो जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, D प्लस D, और टोटल टाइम हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2D5। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? 0 हो गया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। इस चक्कर में आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। इस लॉजिक से एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। तो देख लेते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड पे लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर, द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल T0 टू T/4। तो देखो यहाँ तक T/5 दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में कहाँ तक मेंशन है? T/4 तक। तो अपना जो भी करना है यहीं तक करना है, यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान नहीं दिखाना है, तो T/4। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो बाउंडेड एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना? और अगर टाइम एक्सिस के ऊपर है तो वो प्लस आने वाला है, टाइम एक्सिस के नीचे है वो माइनस आने वाला है। तो ये भी आपका निगेटिव होगा, और ये भी आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ये आपका पॉजिटिव होगा, और ये भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मेरा ए भी पॉजिटिव हो गया, और मेरा सी भी पॉजिटिव हो गया, बी मेरा निगेटिव, डी मेरा निगेटिव। तो ऐसा कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड पे लिखा है। तो 29 का आपका सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये उसकी इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर 30, अ बोटमैन कैन रो अ बोट टू मेक इट मूव विथ अ स्पीड ऑफ 10 km/h इन स्टिल वाटर। ओके, रिवर फ्लो स्टेडली एंड द रेट ऑफ 6 km/h, मतलब रिवर का जो स्पीड दे रखा है ये दे रखा है। एंड द विड्थ ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर। इफ द बोटमैन क्रॉस द रिवर अलोंग द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच
देन द डिस्टेंस देन द टाइम इन रोइंग द बोट विल बी। देखो यहाँ पर क्या है, सबको पता है यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है। तो बेटा मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होगा कि अपने को मिनिमम डिस्टेंस के लिए इस तरह कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को t बराबर जो भी आपका विड्थ हो अपॉन जो इंसान की स्पीड है माइनस रिवर की स्पीड, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो t बराबर विड्थ कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर, ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 4 का स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये 64 आएगा तो 8 बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2r। तो उस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स विच वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। इफ इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट एट x बराबर 0, इट्स वेलोसिटी एट x बराबर 12 मीटर। देख भाई यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मास दे रखा है, तो सबको पता है कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर अपन लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, W और डेल्टा की। अब यहाँ पे जो देख रहे हो ग्राफ, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, तो वर्क तो निकल आएगा इसका बाउंडेड एरिया से। अब डेल्टा के की बात कर लेते हैं, तो डेल्टा के लिए जो है 0 पर कहाँ बात है, रेस्ट पर था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 हो गई आपकी। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही वर्क डन की क्या होगी, बराबर होगी। तो पहले तो इसका बाउंडेड एरिया निकालते हैं। तो जो बेटा एरिया है वही आपका W होगा। अच्छा ये दिख रहा है ट्रेपेजियम, सबको एरिया पता होगा, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यहाँ से ये 12 हो गया, ये यहाँ से ये क्या हो गया 4 हो गया, इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ये आपका 10 हो गया। जो आपने ये 16 है 2 से डिवाइड करोगे ये आ गया 80, ये आपका वर्क डन हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम W और डेल्टा की, K फाइनल माइनस K इनिशियल। बेटा K इनिशियल तो 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पर हो आप, और फाइनल की जगह हम लोगों ने लिख दिया हाफ mv²। ओके, अब यहां पे हमने रख दिया 80 1/2 0.1 v²। देखो ये हटा, ये इधर आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1600 आया। अब इन सब लोगों का कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है, स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 40 मीटर पर सेकंड, फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को भी डाउट होगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो इसमें कैमरे पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा। अ स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी u reaches a maximum height h when it is at a height of 3h/4 from the ground. The ratio of kinetic energy and potential energy at the point is। भैया मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अंदर, और यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या h है। तो अब सबको पता है कि हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो हम मैक्सिमम हाइट पर क्या निकाल लें, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो टोटल एनर्जी मेरे हर एक पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट दे रखी है वो h दे रखी है, ये कुछ इस तरह का बनाया। तो मेरी जो टोटल एनर्जी है E वो हो गई mgh, ये यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो ये आपका दे रखा है, ये दे रखा है 3h/4। तो बॉस जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो तो mgh होता है, तो वो हो जाएगा 3/4 mgh। अब यहां पे जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे mgh माइनस 3/4 mgh, तो ये हो जाएगा 1/4 mgh। ओके, रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनल जो अपने को मिला 1:3। बस कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि रेशियो में क्या होता है ना कि अगर जो पहले पूछा गया उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, कभी कभी ये सिली मिस्टेक हो जाता है, बस वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बड़ा बुरा लगता है अगर ऐसी गलती हो जाए। तो इसका तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऐसा कुछ होता है कि K+V होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। अब देखो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट फिगर। ये मेरा फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी
सिस्टम की रिप्रेजेंट की जा रही। कह रहे द फोर्स एक्टिंग ऑफ द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड, मतलब इस ग्राफ को देखकर ये u और x के बीच का ग्राफ है, अपन को ये देखने के बाद बनाना है f और x के बीच का ग्राफ। तो हम सबने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो आपका ये होता है F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक, थोड़ा कलर ऑफ पेन चेंज कर ले, यहां से लेके यहां तक आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो गया। अच्छा, जब स्लोप कांस्टेंट हो गया तो ये एक्चुअल में है तो स्लोप ही ना, तो बेटा फोर्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहां पे देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है एक्स के, तो यहां पे स्लोप क्या हो गया, जीरो। अगर यहां पे स्लोप जीरो हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से यहां तक फोर्स तो दिखाना है, लेकिन निगेटिव साइड के साथ दिखाना है। किसके साथ, निगेटिव साइड के साथ। इसके बाद फोर्स जीरो हो जाएगा। भाई देखो ये गड़बड़ कर गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार ये भी नहीं होना चाहिए, हाँ ये सही है। इन दोनों में क्या है, यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है जबकि ये निगेटिव साइन है, तो निगेटिव होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गया। तो अपना राइट वाला क्या है, थर्ड ऑप्शन है। क्लियर हो गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 34, द डायमीटर ऑफ अ ब्रॉस रॉड इज 4 मिलीमीटर। अगर डायमीटर इतना दे रखा है तो बच्चा रेडियस आपका हो जाएगा 2 मिलीमीटर। अगर हम मीटर को चेंज बनाएं तो भैया मीटर में ये आने वाला है 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। यंग मॉडुलस y दे रखा है, ओके। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ इज। आपको निकालना है बच्चा कैलकुलेट करके फोर्स, बड़ा ही आसान सवाल, हम सबने पढ़ रखा है। y बराबर FL/AL, ये होता है इनिशियल लेंथ, ये होता है एक्सटेंशन। F बराबर YA, ये हो गया। y की वैल्यू क्या दे रखी बेटा, 9 × 10⁻10 बेटा, पाई r स्क्वायर, पाई ये हो गया r स्क्वायर, ये 4 और ये बेटा 10⁻6। अब आ जाओ, कभी भी बेटा कोई भी चेंज परसेंटेज में दे रखा हो, परसेंटेज में दे रखा हो, वो मेरा स्ट्रेन होगा डायरेक्ट। अगर लेंथ में दे रखा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, अगर वॉल्यूम में दे रखा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तो यहां से हम देखेंगे तो स्ट्रेन अपना स्मॉल l अपॉन कैपिटल L 0.1% हटाया, 100 किया, इसको ऊपर ले जाओ बॉस, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। ये स्मॉल l अपॉन कैपिटल L आया। तो यहां पे कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, उल्टा करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो -6 ये है, -6 ये है, ठीक है भाई, और आपका -6 तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो बनेगा, तो अगर इसको ऐसे कर दें हम थोड़ी देर के लिए, तो L बराबर हो जाएगा 1000 स्मॉल l, ठीक है ना। ये नहीं, ये मैंने गलत कर दिया, मैंने फार्मूला थोड़ा गलत लिख दिया। y बराबर FL/AL होता है, सॉरी, तो F बराबर YAL/L हो जाएगा। y आपका हो गया 9 × 10⁻10, a आपका हो गया पाई 4 × 10⁻6। और अब यहां देखो, ये आपका स्ट्रेन था, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये आपका आ गया 1/1000, ठीक है ना। तो देखो इसको ध्यान से, 1/1000 तो ये 10⁻³ हो गया, -9 ये 360 पाई, ये तो 360 पाई, इस तरह का न्यूटन आंसर आने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, कह ब्रॉस रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर is attached end to end to a steel rod of length L and cross sectional area 1 centimeter square. The compound rod is subjected to the equal and opposite poles of magnitude 5 × 10⁴ Newton at its ends. If the elongation of two rods are equal, then length of the steel rod. तो भैया दो रॉड अलग अलग थी, उनको इस तरह से बनाया कंबाइंड रॉड, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों रॉड के लिए फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। और क्वेश्चन में क्लियर कट बोला गया कि जो इलोंगेशन है वो भी क्या है, इक्वल है। तो इलोंगेशन की लैंग्वेज पे लिखे तो डेल्टा एल बी बराबर डेल्टा एल एस,
यही तो आने वाला है। अब यहां पे लिखा जाए तो फोर्स तो बराबर ही है, ए बी वाई बी। यहां पे भी फोर्स एफ एल एस ए एस और वाई एस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। ब्रॉस रॉड का लेंथ 2 है, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अच्छा देखो, इन दोनों का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, तो अपने को चेंज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। वाई बी कहां पर दे रखा है, ये 10⁻11। एल एस निकालना है अपने को, ए एस 1 और वाई एस 2 इंटू 10⁻11। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो जो एल एस आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दे रखा है, 35 में। 35 में आपका दे रखा है आपका फोर्थ ऑप्शन में, तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, एयर इज स्ट्रीमिंग पास्ट a horizontal airplane wing such that its speed in 120 meter per second over the upper surface and 90 meter per second in the lower surface. If the density of air is 1.3 kg per meter cube, ये density दे रखा है rho, and the wing is 10 meter long and has an average width of 2 meter, ये एरिया के लिए हो जाएगा। देन द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, हाँ तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो इन वैल्यू का कोई रोल नहीं है। अगर फोर्स निकालना होता कि कितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तभी हमको वैल्यू लेनी पड़ती। और हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यही तो। तो यहां पे ध्यान से देखोगे P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 बराबर हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी 1/2। रो कितना दे रखा है 1.3, यूनिट बराबर है 120 का स्क्वायर कर दिया, 90 का स्क्वायर कर दिया। अगर हमको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, एक ब्रैकेट में प्लस कर ले और एक ब्रैकेट में क्या कर ले, माइनस कर ले। तो माइनस करने पे 30 आ गया। देखो जीरो से ये कैंसिल हो गया, इसको मैंने बना दिया 15। अब टेबल कर लेते हैं जरा, तो 21 इंटू 3 करोगे 63, तो हाँ 6 आया। 21 27 इंटू 15 किया 45, कैरी कर गया 4, और 105 109 कैरी कर गया 10, 30 40, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिख सकते हैं। और ऐसा आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका फर्स्ट सही है। ये उसने बनाया कि भैया इस क्वेश्चन में बर्नौली थ्योरम आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये फ्लूइड के लिए, मतलब चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, दोनों के लिए अप्लाई होती है। यहाँ पे जो भी फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा और आइडियल लिक्विड की बात की जा रही है, ठीक है। चलो ये भी बेटा वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स से दिख रहा है। A tank is filled with water up to height h. Water is allowed to come out of a hole P in one of the walls at a depth d below the surface of water. Express the horizontal distance x in the term of h and d. देखो ये जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, तो यहाँ पे जो रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब रेंज होता है, रेंज बोले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और शुरुआत में जब यहाँ पे निकल रहा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर ही होगी, वो होता है √2g। और ये जो सरफेस है यहाँ से कितनी डेप्थ पर है तो वो डी दे रखा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो गया √2g du हो गया। और ये जो वर्टिकल हाइट है ये हो जाएगा h माइनस डी। तो लिक्विड को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा t बराबर √2 वर्टिकल हाइट h माइनस डी अपॉन जी, ये ओके। अब अपने को डिस्टेंस निकालना है x, v इंटू टी कर दिया जाए, √2g d इंटू √2। देखो जी से जी कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा। अब देखना है अपने को किसमें ऐसा कुछ लिखा है, थर्ड ऑप्शन पे लिखा है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। ये उसने दिखाया है कि देखो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स √2gh होती है। क्वेश्चन नंबर 38, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर
between the plates has a capacitance 9 picofarad. The separation between its plate is d. The space between the plates is now filled with two dielectrics. One of the dielectrics has a dielectric constant 3 and thickness d by 3, while the other one has dielectric constant K2 6 दे रखा है, thickness 2d by 3. Capacitance of capacitor is now. जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो हमने सबने पढ़ रखा है कि अगर हम कैपेसिटर को एक से ज्यादा डायलेक्ट्रिक से फिल करते हैं तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, अगर दो है तो T1 प्लस T2, फिर T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ये चीज. अच्छा, ये जो एयर कैपेसिटर का दे रखा है तो इसको हम लोगों ने ये लिख लिया कि भैया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू अपने पास है 9 पिकोफैराड. ठीक है, अब यहां पे जो निकालना है सी डैश या सी लिख लो आप, सी वो लगाया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K. एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ये d बाई 3 हो गया प्लस 2d बाई 3 हो गया प्लस मेरा T1 अपॉन K1 क्या हो जाएगा. तो T1 की जगह क्या रखोगे, ध्यान से देखना, d बाई 3 है. K1 भी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है. थोड़ा बस सावधानी से सॉल्व करना है क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर होने के चांस है. 2d बाई 3 और ये क्या है 6 है. देख भैया ये तो इससे नहीं पड़ गया, ठीक है ना. अब यहां पे ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 339 हो गया, इसको डिवाइड करो तो ये भी कितना आ गया, 3 आ गया, 339. तो ये 2d बाई कितना आ गया, 9 आ गया बेटा. 9 कहां चला जाएगा, ऊपर. तो ये 9 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया. और ये बेटा जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है ये कितना दे रखा है, 9. 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 अपॉन 2, तो 40.5 पिकोफैराड. अब खोज करते हैं कहाँ पे लिखा, ऐसा तो सेकंड ऑप्शन पे लिखा, ज्यादा नहीं खोजना पड़ा, 4 तक नहीं जाना पड़ा, तो ये सेकंड ऑप्शन है. 39. Two identical capacitor have the same capacitance C. One of them is charged to potential V1 and potential other to V2. The negative ends of capacitor are connected together when the positive ends and are also connected. The decrease in energy of combined system is. तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये आपका जो निगेटिव एंड है वो आपस में कनेक्ट है, पॉजिटिव एंड है वो आपस में कनेक्ट है. तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और वहाँ से एनर्जी लॉस आपको हो जाएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. अब आइडेंटिकल दे रखा है तो C1 और C2 की वैल्यू बराबर होगी, C ले लेते हैं. C से C कैंसिल हो गया, C बाई 4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. और ऐसा कहाँ दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 40. अ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ लाइट स्ट्रिंग ए. भैया ये आपकी सीलिंग हो गई, ये आपका लाइट स्ट्रिंग हो गया, मतलब इसके मास कंसिडर नहीं करना. ये 0.2 kg हो गया, ठीक है भाई. अ सेकेंड ब्लॉक ऑफ 0.3 kg. अच्छा, मतलब स्ट्रिंग दूसरी लेगी 0.3 kg, ठीक है भैया. द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखो भैया यहाँ पे अपन ने लिख दिया T1 और यहाँ पे अपन ने लिख दिया T2. अब इस स्ट्रिंग के नीचे देखो क्या मास है, 0.3. तो जो T2 होगा वो 0.3 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 न्यूटन. जी आपका स्मॉल जी है. T1, अब इस स्ट्रिंग से तो दोनों मास लटक रहे हैं ना, तो टोटल मास कितना हो गया, 0.5 इंटू 10 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 5 न्यूटन. अब देख लेते हैं कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही मिल गया अपना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है. अब जरा 41 देखते हैं. मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप. द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg is suspended from it. It will break if the maximum mass exceed 25 kg. What is the maximum acceleration with the monkey can climb up together? भैया ये मेरा बंदा है ऐसे कुछ. तो ऐसा कुछ क्या हुआ है कि ये जो मैक्सिमम दे रखा है ये अपना टेंशन है. इस रोप का जो टेंशन है वो 25 kg वेट है. न्यूटन में आप 250 लिख सकते हो, 25 G लिख सकते हो, ठीक ना.
और इसका जो वेट होगा मंकी का वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर। टेंशन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की ओर। ओके, और ये बंदा जा कहाँ रहा है, ऊपर। तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की ओर, नहीं होगा। तो यहाँ पे टी माइनस डब्ल्यू बराबर एम इंटू ए, मास ऑफ मंकी टी जो आपका मैक्सिमम दे रखा है 250 ले लिया, जी आपने 10 ले लिया। ये वेट आपका इसका हो जाएगा 200, ये 50 आया, 5/2 आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका। तो राइट आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42, two particles P and Q starts from origin and execute SHM along x-axis with the same amplitude, amplitude दोनों का same है, but with periods 3 seconds and 6 seconds. The ratio of the velocities of P and Q, देखो भैया P का periods कितना है 3 और Q का कितना है 6 सेकेंड है। मतलब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो जब P अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, P अपना कितना कंप्लीट करेगा, एक, तो Q अपना आधा करेगा। और दोनों कहाँ मिल रहे होंगे, मीन पोजीशन पे मिल रहे होंगे। कहाँ मिल रहे होंगे, मीन पोजीशन पे मिल रहे होंगे। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे Vp अपॉन Vq बराबर ए ओमेगा P अपॉन ए ओमेगा Q, क्योंकि क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड सेम बोला था। तो TQ अपॉन TP हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन T। TQ कितना दे रखा है 6, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2:1। तो जो 42 का है, 42 का आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, 2। 43, फाइंड द टाइम पीरियड बाय द फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ SHM यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय U0 1 minus cos AX, where U0 and A are the positive constant, X is the displacement from the mean position. Okay. बेटा आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि जो मॉड F होता है वो du अपॉन dx के बराबर होता है। मॉड F की बात कर रहा हूं मैं, d by dx U0 1 minus cos AX। बेटा जब U0 से मल्टीप्लाई करोगे तो U0 एज अ कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, इसके साथ सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। तो U0 आएगा, cos माइनस पे जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a आ गया, और ये बन गया sin EX। sin EX ये मॉड F आया। ओके, अब यहां पर अगर x स्मॉल मान लिया जाए कि भैया x छोटा है आपका, क्योंकि SHM के लिए आपको कंडीशन ही होती है कि भैया जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो छोटा ही हो रहा हो। तो x अगर स्मॉल है तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ F क्या हो जाएगा, U0 AX। अच्छा सॉरी, AX होगा, क्योंकि साइन थीटा थीटा लिख देते हैं अगर एंगल छोटा होता है। तो ये आ गया U0 A² X। ठीक है भाई, अब अपने को यहां पे लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा U0 A² बाई m इंटू एक्स। हो गया। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है T बराबर 2 पाई √ मॉड डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, मॉड डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। और भी तरीके हैं सोचने के, ऐसा नहीं किसी तरीके सोचा जा सकता है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन रखेंगे तो वो m अपॉन U0 A² आएगा। तो ये फाइनली आने वाला है। और ऐसा कहां दिख रहा है, ऐसा बच्चा अपने को दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन पे। तो 43 का आपका सही ऑप्शन जो हो गया, फर्स्ट हो गया। चलो 44 की बात कर लेते हैं, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM कंप्लीट्स अ डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट टाइम पीरियड इक्वल टू, डिस्टेंस पूछा गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है। अगर ये मीन पोजीशन हो गया तो आप सबको पता है पहले O से A जाएगा, फिर A से O आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, तो 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो 0 होता। क्वेश्चन नंबर 45, इन SHM 4v² बराबर 25 माइनस x² फाइंड द एम्पलीट्यूड। बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया कि अगर हम हाईएस्ट या मैक्सिमम या एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अपनी स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो अगर यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 25 माइनस x² बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। ओके, प्लस माइनस। अपने को डाटा से मतलब 5 आया। तो ये आपका 45 का 4।
तो ये बेटा आज एसबीडीएस के 23 से 45 तक की जर्नी आपकी मेरे साथ रही। आई होप अगर आपका डाउट रहा हो तो शायद मैं उसको दूर करने में सफल हूं। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी पेपर के डिस्कशन में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।